नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार से फिर आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ जो राजनीति में अपना जिनका बहुत बड़ा कद है और जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं। वो आपके अपने प्रिय शिव कुमार संधू साहब आज उन्होंने हमारे को समय दिया है जिसमें हरियाणा की राजनीति को आज हम टच करेंगे और संधू साहब से आज उनका ओपिनियन लेते हैं कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। संधू साहब, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया हमारे को और आज वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा जी। संधू साहब, सबसे पहले मैं क्या मेरे पूरे हरियाणा के प्रदेश के वासी आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि संधू साहब जो बीएसपी का मायावती जी की पार्टी का और जो क्या कहते हैं आईएनएलडी अभय चौटाला जी का जो अलायंस हुआ है और उसमें अभय चौटाला को वो किया गया है, क्या कहते हैं, सीएम का फेस डिक्लेयर करा गया है और बीएसपी को 37 सीट्स दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा अलायंस रहेगा और इसका क्या फ्यूचर है? पिछले काफ़ी लंबे अरसे से बीएसपी आवाज़ चल रही है, उसके यूपी, पंजाब, हरियाणा या हिंदुस्तान में कहीं भी उसके पैर नहीं लग रहे। तो उसी हालत में नैलो भी है। नैलो की आपसी डिवीजन हो गई तो नैलो की इस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी दरार आ चुकी है। तो इस करके दोनों के पास कुछ चारा नहीं था कि कंबाइंड कलेक्टिव होकर अपने अभय चौटाला जी और मायावती जी की पार्टी ये कलेक्टिवली ये कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका इनका वजूद बनेगा और आई होप के ना दोनों के लिए फायदेमंद है। तो हरियाणा की राजनीति पे क्या इफेक्ट है सर? आपको आने वाली सरकार के अंदर क्या रोल रहेगा, आपको क्या लगता है? तो कोनी लड़ाई बनने में शायद हो सकता कामयाब हो जाए। तो मेन लड़ाई तो कांस बीजेपी की है और नैलो बीएसपी साथ होकर हरियाणा की राजनीति में तो कोनी लड़ाई बन जाएगी। और सर, क्या आपको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी है उसका भी जैसे अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं है, वो तो मेंबर पार्लियामेंट तक था, तो उसके साथ अब कांग्रेस अलायंस करना नहीं चाह रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी इस अलायंस में आ सकती है? और क्या लगता है आपको जो गुरनाम सिंह चडोनी जो किसान लीडर हैं, आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, क्या उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, क्या भी वो इस अलायंस के साथ आ सकते हैं? आम आदमी पार्टी और गुरनाम सिंह चडोनी की पार्टी क्या इस अलायंस में आ सकती है सर? जब हुड्डा जी जब पंजाब में इलेक्शन हुई थी तो हमारे परम मित्र बलबीर सिंह राजेवाल जी ने इलेक्शन लड़ी थी, पर लेकिन पंजाब में किसानों को किसान काल दें तो हजारों लोग आते हैं, जब किसान 86 काल देते हैं तो कोई वोट नहीं डालता। अच्छा, ये ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड हो गया है। ये तो आपने आज नहीं बताई कि उनको कॉल देते हैं तो सब दौड़ के आते हैं और राजनीतिक कॉल देते हैं तो कोई नहीं आता है। ये नोट करने वाली बात है। ये संधू साहब ने आज एक बड़ी पते की बात बताई है कि भी सियासी कॉल में कोई नेता नहीं, किसान लीडर नहीं के पास लोग आते हैं। अरे वाह संधू साहब। चडूनी साहब को बड़े मानवर आगू हैं, हरियाणा के देश के किसान प्रतिष्ठित आगू हैं। उनको पहले किसानी से ये मशवरा कर लेना चाहिए कि अगर हम इलेक्शन लड़ें तो आपकी राय क्या है इसके बारे में। तो मैं नहीं समझता किसानी से किसान किसी भी आगू के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके मित्र चडोनी साहब, आपको तो बातचीत होती रहती होगी, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है उनकी पार्टी का? क्या वो लाइन्स में आ सकती है? लाइन्स में आ जाए या ना आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सब किसान जितनी देर किसान उनके साथ ही चलते उसकी वैल्यू नहीं बननी। और वही आपका फार्मूला कि आंदोलन के लिए आ जाएंगे लेकिन राजनीतिक उसके लिए नहीं आएंगे किसान, है? और सर, आम आदमी पार्टी का क्या लगता है आपको, इस अलायंस में आ सकती है? आदमी पानी डूंगे पानी में गिरी हुई है। उनके मतलब सर डूंगे पानी मीन्स सर थोड़ा सा मेरे दर्शकों को जरा। आम आदमी पार्टी पमर में है, उनके जो चीफ हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली जेल में बैठे हुए हैं। तो उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल उनके गहरे हाइज का काम देख रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम भी दिल्ली जेल में हैं, उनके कोई और मंत्री भी दिल्ली जेल में हैं। तो इस लिहाज से पंजाब में भी एक बाई इलेक्शन हुई 5-4 दिन पहले उसकी वोटिंग थी। तो सीएम पंजाब को
15 दिन जलंधर शहर में बिताने पड़े एक इलेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बेशक लोगों में एक नई पार्टी थी, बड़ा इसके पास आकर्षण था इसकी पार्टी के लिए, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी की वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो मेरा सवाल वही रहेगा सर, अलायंस पे कुछ फर्क आ सकती है इस अलायंस में, जो INLD और BSP का, इनके साथ आम आदमी पार्टी आ सकती है? उनकी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होगी, उनके पास बंदे नहीं हैं, कैडर ही नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल उनका साइन मार्क नहीं है। तो ये थे सी गौर संधू साहब, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यस, BSP और INLD अगर मिल जाते हैं तो ये एक अच्छा समझौता है और ये एक तीसरे मोर्चे का गठन एक तरीके से कुछ न कुछ टक्कर देगा। रही बात आम आदमी पार्टी की और गुरनाम सिंह चनूनी जी की, उन्होंने कहा कि इस अलायंस में आए ना आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यही सी कुंवर संधू जी का कहना है। संधू साहब, इसके बाद जो मुख्यतः जो हरियाणा के अंदर आज के टाइम जो डिबेट चल रही है सर, वो ये चल रही है कि क्या JJP का जो मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जो हसर हुआ है, क्या वो BJP के साथ अलायंस में जाएंगे या BJP के साथ मर्ज करेंगे? तो जब मर्ज की बात चली सोशल मीडिया पे तो दुष्यंत जी ने ये कहा कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा जो भी मर्ज की बात कर रहे हैं या अलायंस की। सर, आपको क्या लगता है, ये क्या दोबारा से फिर इकट्ठे हो सकते हैं? बेशक BJP हिंदुस्तान में कुछ डैमेज हुई है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो नक्शा नहीं रहा जो मोदी और अमित शाह जी ने जो उसकी प्लानिंग की थी। देश के लोगों ने जहाँ मंदिर बना है अयोध्या में, मंदिर वाली सीट अयोध्या, फैजाबाद वो हार गए, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर सभी सीटें हार गए। ठीक है, तो मंदिर की भूमिका जो देश के लोगों ने उसको बहुत स्वीकार नहीं किया। तो इसी लिहाज से किसानी मुद्दे ने हरियाणा में भी BJP को काफ़ी डैमेज किया है। तो पंजाब में इतना अड्डी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अमित शाह जी, मोदी जी, नितिन गडकरी जी, BJP का कोई ऐसा कौमी नेता नहीं है जिसमें पंजाब इलेक्शन में शमूलियत नहीं की। तो पंजाब में BJP का एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सका। बेशक उन्होंने एक हारे हुए मेंबर पार्लियामेंट लुधियाने से मिस्टर बिट्टू को मंत्री का पद दे दिया है। तो हरियाणा में BJP बहुत पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन BJP के पास आदमी की कमी नहीं है। 3 चीफ मिनिस्टरों की फैमिली BJP में शामिल है। नंबर 1 चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे ने, चीफ मिनिस्टर हरियाणा रहे ने, उनकी फैमिली भी BJP की हिस्सेदार है। और चौधरी भजनलाल के भरचंद, कुलदीप बिश्नोई भी इसी पार्टी में है। और अभी अभी जो लेटेस्ट हुआ है हरियाणा के सबसे दिव्यांग और शक्तिशाली नेता चौधरी बंसीलाल जी की परिवार की उनकी पुत्र बहू श्रीमती किरण चौधरी भी इस पार्टी में शमूलियत कर गए हैं। 3 चीफ मिनिस्टरों की परिवार की इस पार्टी में शमूलियत है। लेकिन जो पीछे किसानी आंदोलन हुआ या पहले जाट आंदोलन हुआ हरियाणा में, तो उसके बेशक BJP ने 10 साल राज कर लिया है। पिछली बारी तो अपने तौर पर कर लिया, अब की बार दुष्यंत के साथ फ्लैंस होकर कर लिया। लेकिन मैं नहीं समझता कि BJP की पॉपुलैरिटी में कोई वाधा हुआ है। तो सर कंक्लूजन ये निकलेगा, क्या ये आपस में मर्ज करेंगे? सर, आपस में मर्ज हो सकती है, दुष्यंत मर्ज कर सकता है? शायद BJP को इतना ज़्यादा सूट ना करे, BJP उनको जरूरत नहीं समझती। क्या अलायंस हो सकता है सर इनका फिर सेकंड जो ऑप्शन है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है? मुझे नहीं लगता BJP का JJP का कोई अलायंस होगा। तो मतलब और तो BJP के पास कोई ऑप्शन है नहीं, किसके साथ अलायंस करें? सिर्फ इनके साथ कोई उनका ऑप्शन था, तो इस पे अलायंस वो करता है जिस आदमी को जरूरत हो। BJP को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब एक बार डिफरेंसेस, तो आपका ये मानना है जिसकी जरूरत है वही अलायंस में जाएगा? हाँ। ये शिव कंवर संधू साहब ने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि अलायंस वो करता है जिनको ज़रूरत होती है। यहाँ पे लगता है कि JJP का मर्ज होना, जो लोग बड़े सोशल मीडिया पे चला रहे हैं या अलायंस की बात कर रहे हैं, तो संधू साहब का और ये मानना है कि ना तो वो ये मर्ज हो सकता है ना वो अलायंस करेगी। BJP इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं, उधर से दूसरे भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इसके बाद आते हैं संधू साहब, हरियाणा के अंदर इन्होंने BJP ने अपना प्रदेश अध्यक्ष फाइनली डिक्लेयर कर दिया मोहनलाल बडोली जी को, जो सोनीपत से मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव अभी ताज़ा हारे हैं।
तो नायब सिंह सैनी जी के पास ड्यूअल चार्ज था, चीफ मिनिस्टर भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो मोहनलाल बडोली जी ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं है। आपको क्या लगता है इससे बीजेपी की राजनीति पे या आने वाले मेंबर पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो अभी एमएलए के इलेक्शन होने, क्या लगता है? बीजेपी की एक एम्बिशन है तो हरियाणा में ए टीम को दीवार कर दिया है बीजेपी ने। बी टीम को जैसे नायब सिंह सैनी है, मोहनलाल जी हैं, इनको आगे कर रही है। तो जो ए क्लास ए टीम के नेता थे वो सारे ही आउट हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि लेकिन जो नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी जी, उनकी वर्किंग कंपैरेटिवली मनोहर लाल खट्टर जी से 100 टाइम बेटर है। 100 टाइम। खट्टर साहब लोगों को कम मिलते थे और नायब सिंह सैनी लोगों को बहुत मिलते हैं। खट्टर साहब तो सुबह भी नहीं मिलते थे, नायब सिंह सैनी रात को भी मिलते हैं। तो इस लिहाज में नायब सिंह सैनी की जो मेहनत है उसका जो उसको टीम दी जा रही है, जो मोहनलाल जी उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, ये माइल्ड थे, सीजनड थे, कुछ गंभीरता से ले रही बीजेपी हरियाणा को। तो इस लिहाज से वो आगे क्या होना है तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी की ट्राई है कि अच्छा कंटेस्ट दिया जाए। लेकिन ये मानना लोगों का कि हारे हुए नेता को, जो अभी ताज़ा इलेक्शन हारे हैं, वो लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे? क्योंकि वो अपने आप ही अपने खिलाफ ही कंस्पिरेंसी की बात करते रहते। क्या वो बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या कहते हैं, मॉरल ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, इलेक्शन हार जाना की इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं है। जीत हार तो बनी हुई है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। ये थोड़ा कि हारेगा कुछ देना ही नहीं, कुछ बनाने नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टी चलाने की, चला रहे हैं, चलाएंगे अगले, ठीक है ना। लेकिन हरियाणा में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता उभर के आए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला करना इतना आसान बीजेपी वास्ते नहीं है। बेशक जाट वोट या कुछ वोटों पर अपने चौरी अभय सिंह चटाला बहुत असर रखते हैं। ओम प्रकाश चटाला जी बड़ी पकड़ है, जो देवला के परिवार की बड़ी लोगों में महान पूती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बगता हुआ दरिया है, बहता हुआ दरिया है, उसको रोकना इतना आसान नहीं। बेशक बीजेपी होवे या कोई और होवे, हरियाणा के लोग एक मन बना चुके हैं कि हमने किस तरफ चलना है। तो बेशक किरण चौधरी जी कांस को छोड़ गए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट लोगों की मानसिकता में एक चीज़ जो ठां बना चुकी है वो है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आने वाला सीएम देखने की इच्छा रखती है हरियाणा की जनता। ये थे शिव कुमार संधू साहब, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मोहनलाल बडोली जी को जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना गया है, तो उससे इनको लगता है कि भी हरियाणा की राजनीति पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी की जो ये काट चाह रहे हैं, उनका रास्ता रोकना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा वो भूपेंद्र हुड्डा जी एक बहता हुआ दरिया है, उसको अभी रोक पाना नामुमकिन लग रहा है संधू साहब को। इनका ये ओपिनियन है। बाकी संधू साहब से अगले सवाल के ऊपर एक बात करते हैं। संधू साहब, एक दीपेंद्र जी अभी मेंबर पार्लियामेंट चुने गए, तो वो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने अब उनकी वो सीट खाली हुई है। तो अब जो उसके बचे हुआ जो कार्यकाल है, जो पीरियड है, उसके लिए 5-6 नेताओं के अंदर अब कह रहे हैं कि भी बहुत वो जूता हो रही है, जिसके अंदर किरण चौधरी है वो चाह रही है, उधर से आपका सुनीता दुग्गल जी जो जिनको टिकट नहीं मिली, जो एक्स मेंबर पार्लियामेंट हैं सिरसा से, अशोक तंवर जी जो सीट अभी हारे हैं, ताज़ा मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन, उधर से कैप्टन अभिमन्यु जी भी बहुत मजबूती से चाह रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी चाह रहे थे, रामविलास शर्मा जी भी चाह रहे हैं। मतलब बहुत लंबी चौड़ी लाइन है जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता है वो चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इनको टिकट देगी या फिर सरप्राइज देकर नए चेहरे को लेके आएगी? देखो, अशोक तंवर जी दूसरे कैंडिडेट इलेक्शन हार चुके हैं पार्लियामेंट की, उनको जो देना था दे दिया। अब की बार जो मैं समझता हूँ, जो राज्यसभा की सीट है उसके चांस मिसेस किरण चौधरी के ज़्यादा है, क्योंकि चौधरी बंसी लाल क्या हरियाणा की राजनीति में बड़ा देवकर शख्सियत थे हरियाणा में। तो और आफ्टर प्रताप सिंह कह रहा हूँ, ये कोई बंदा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है तो चौधरी बंसी लाल जी हुए हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली बीजेपी अगर बंसी लाल के इस कलर को कैश करना चाहती है तो उसको किरण चौधरी को एंटरटेन करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि शायद किरण चौधरी को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, और ऐसी कमिटमेंट के बगैर वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकती।
तो आपका ये मानना है कि भाई इसमें किरण चौधरी जी की, शिव कंवर संधू जी हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने ये एक अपना ओपिनियन दे दिया है कि भाई अगर चांसेस इन नेताओं में से अगर किसी को टॉप में आना है तो वो किरण चौधरी जी हैं, उनके चांसेस बहुत हैं। तो इसके बाद फिर एक जाते जाते संधू साहब से सवाल लेते हैं। संधू साहब, जो अभी किसान यूनियन है उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया, कल पिछले 2 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि अभी यहाँ से क्या कहते हैं, ये बैरियर खोल दिया गया है और अब दिल्ली में किसान जा सकते हैं आराम से। हरियाणा की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, हाई कोर्ट ने उनको वो कर दिया है, आप जा सकते हैं। तो संधू साहब, आपको क्या लगता है कि जैसे अब आंदोलन के लिए फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि MSP हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, तो आपका क्या टेक है? क्या आपको लगता है कि किस तरह का आंदोलन रहेगा और क्या इसकी शेप रहेगी? इस देश की सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, जहाँ बीजेपी पार्टी है, दे आर नॉट प्रो पीजेंटी क्लास, दे आर वेरी मच डीपली इंटरेस्टेड टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द पूंजीपति, ओके, बिजनेसमैन और कमर्शियल लोगों की जमात है। वो इस लिहाज से बीजेपी की दुख की बात यह है कि पिछली मोदी की सरकार के भी, होनी इसकी सरकार के भी, मोदी ने किसानी मसले को हल करने की कतई कोई कोशिश नहीं की। इतना बड़ा शहीद भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह ने लाहौर में एक मोर्चा लगाया था, उस मोर्चे का नाम था किसान मोर्चे का पगड़ी संभालो जट्टा। पगड़ी संभालो जट्टा, बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ, पगड़ी संभालो जट्टा। लेकिन इस मोर्चे ने जो दिल्ली में लगा था 2-3 साल पहले, उस मोर्चे की याद को ताज़ा कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि 750 के करीब लोग जाम शहादत पा चुके हैं और एक हरियाणा सरकार की गोली के साथ शुभकर्म भी शहीद हो चुके हैं। हरियाणा और पंजाब सरकार ने उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता की है, उसकी बहन को नौकरी भी दी है। तो बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद मैं समझता था कि शायद बीजेपी इज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द पीजेंट्स, लेकिन फिलहाल उनकी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। क्या कारण लगता है सर, इसका क्या कारण है ऐसा कि बीजेपी प्रो फार्मर्स नहीं है? फार्मर्स का क्यों नहीं ख्याल रख पा रही है, क्यों नहीं उनके सॉल्व कर पा रही है? फार्मर्स वास्ते कुछ करोगे फिर प्रो फार्मर कहलाओगे ना, ऐसे कैसे कहोगे प्रो फार्मर कैसे कह देगा? तो बीजेपी को क्या दिक्कत है सर, इसके लिए क्यों नहीं शॉर्ट आउट कर पा रही, क्या कारण लगता है आपको? नहीं, बीजेपी हिंदुस्तान के किसानों को अच्छी नज़र से नहीं देखती और मजबूरी में आकर हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, सब दिल्ली का, सभी प्रांतों के लोग ये हिंदुस्तान में जो किसानी का नया बड़ा मोर्चा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि देखो, अगर किसानों का पक्ष सही था तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि हरियाणा किसानों को रोका नहीं जा सकता, तो शंभू का बैरियर क्लियर हाई कोर्ट करवा रही है। तो इस लिहाज से जस्टिफिकेशन होगी कि देश के लोग जानने चाहते हैं कि मोदी साहब किसानी का मसला हल करने में मोदी जी को क्या दिक्कत है। वो पहले आप उस मामले को मान भी चुके हो, किसानों की मांगों को सहमति भी कर चुके हो, सहमति करने के बाद फिर आप उनको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए तैयार नहीं हो, कानून बनाने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसमें देश के लोगों को क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा संधू साहब ने। संधू साहब, जाते जाते आप जरा हरियाणा का जो लाइन ऑर्डर का जो आज के टाइम बुरा हाल हो रखा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, कभी पुलिस वाला, अभी करनाल के अंदर पुलिस वाला है, SI है, क्राइम ब्रांच वाला, उनको गोली मारी गई, इधर से हांसी में गोली चल रही है, कभी कहीं चल रही हैं। मतलब लाइन ऑर्डर का मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जी जब से बने तो वो पकड़, वो करंट या वो डंडा नहीं चल पा रहा है। आपको क्या लगता है? आप डेली देखेंगे, आप अखबार और TV चैनल्स पे यही आज हो रही है, या आज लूटमार हो रही है, या गोलियां चल रही है, या फिरौती बदमाशी का सर बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ पे हरियाणा के अंदर। आपको किस एंगल से देखते हैं? दुख की बात यह है कि हमारे देश के लोग बेलगाम हो चुके हैं। जो क्रिमिनल लोग हैं उनको, उन समाज की कोई शर्म नहीं, सरकार का कोई डर नहीं है। ये अकेले हरियाणा का नहीं, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर हालत भी ठीक नहीं, आसपास भी हालत ठीक नहीं है। लेकिन हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक छोटा सा स्टेट है, इसकी लॉ एंड ऑर्डर की हालत ख़राब होनी देश के लोगों को महसूस ही नहीं चाहता। मेरे पास कई एग्जाम्पल है कि पंजाब में तो हरियाणा में कई यूनिट लगने थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों यहाँ यूनिट लगाने थे, पैसा इन्वेस्ट करना था, लेकिन इस करके ही इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई कि पंजाब हरियाणा की जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो ठीक नहीं है। बेशक हरियाणा के DGP
मिस्टर शत्रु जी के पूर्व मोस्ट कॉम्पिटेंट बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, लेकिन जितनी देर एसएसपी एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती कि जिसके राज में जिसके ज्यूरिडिक्शन में घटना होगी तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल दिया जाएगा, तो उतनी देर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना मोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये थे शिव कुमार संधू साहब। इन्होंने कहा कि देखिए कुछ तो अपराधी उनकी क्या कहते हैं एक तरीके से जो इंसानियत के प्रति एक उनका जो रुख है वो मर चुका है, और दूसरा जहाँ जब तक एसएसपी और एसएचओ को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का हाल ऐसा ही रहने वाला है। बेशक कॉम्पिटेंट आपके डीजीपी हों, होम मिनिस्टर हों, कोई भी आ जाए, जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इसी तरीके से रहेंगी। अगर इसको सुलटाना है तो जिम्मेवारी तय कीजिए। ये थे हमारे सीनियर नेता शिव कुमार संधू साहब। इन्हीं शब्दों के साथ शिव कुमार संधू जी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। इन्होंने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को उन्होंने आज पूरा ब्रीफ किया कि क्या सिचुएशन है पॉलिटिकल। इन्हीं शब्दों के साथ शिव संधू जी का थैंक यू सो मच।